हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम 12th क्लास फिजिक्स का अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। देखो, आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच संबंध। राइट, आज आप पढ़ने जा रहे हो विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच संबंध। लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? आपने अपवहन वेग के बारे में समझा था। अपवहन वेग कितना निकल के आया था? वी डी इज इक्वल टू माइनस का ई, कैपिटल ई टोए अपॉन एम। इसमें ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कैपिटल ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। टोए क्या है? विसरित काल। और एम क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। राइट, चलो अब आप पढ़ने जा रहे हो विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच संबंध। तो मान लेते हैं आपके पास क्या है? एक चालक है, एक चालक तार है बच्चों। चलो, एक चालक है आपके पास। राइट, इस चालक के सिरों पर मैंने एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। इस चालक के सिरों पर मैंने क्या लगा दिया? एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया। एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया। चलो, मान लेते हैं कि इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला, ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो माना चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। माना चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब जैसे इस चालक पर मैंने 20 वोल्ट का एक विद्युत क्षेत्र लगाया, इस चालक के सिरों पर, तो समझाने के लिए मान लेते हैं इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थिति पे है। समझाने के लिए मैंने मान लिया कि जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस स्थिति पे है। चालक के जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस स्थिति पे है। राइट, अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने इस चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो कौन सी होगी? समझो मेरी बात को। मैंने आपको बताया कि इस चालक के ऊपर मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो अब मुझे ये समझाओ कि इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, पता है ये माइनस है और ये प्लस है, तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो कौन सा होगा, क्या होगा? देखो, आपने आपने पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में, जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग निकल के आता है, औसत वेग निकल के आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपवहन वेग। यानी कि यहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो कौन सी होगी? अपवहन वेग के बराबर होगी। बी और डी, यस या नो? चलो, तो इस बात को लिख देते हैं। माना या विद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव के कारण के कारण कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग विद्युत क्षेत्र की के
विपरीत दिशा में ऐसा कर लो, ये हटा दो, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग से गति करते हैं, अपवहन वेग से गति करते हैं। यहां तक की बात क्लियर? चलो, मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? n है। माना चालक के अंदर अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। सही बात है वो। अब मुझे ये बताओ, जब ये चालक गति करेंगे अपवहन वेग से, मान लिया आपके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस स्थिति पे आ गए अपवहन वेग की गति करके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक आने में जो भी इन्होंने समय लिया है वो मान लेते हैं समय कितना लिया है? डेल टी लिया है। कितना ले लिया है? डेल टी समय ले लिया। कितना समय ले लिया इन्होंने? डेल टी। कितना समय ले लिया है? यहां से यहां तक आने में डेल टी समय ले लिया है। समय तो लेंगे अप्रोक्स, ये तो बात सही है। तो इस डेल टी समय के दौरान जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां तक पहुंचे, इन्होंने कितनी दूरी तय करी? इस डेल टी समय के दौरान मतलब आपको ये वाली दूरी निकालनी है बच्चों, मतलब आपको ये वाली दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी तय करी, राइट? हाँ या ना? चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। यस या नो? यहां से मुझे समय निकालना है, सॉरी यहां से हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों? दूरी इक्वल टू हो जाएगी चाल इंटू समय। यस या नो? दूरी किसके बराबर आ जाएगी? चाल इंटू समय के बराबर। तो चाल की अगर मैं बात करूं तो चाल किसकी है, किससे चल रहा है, किस वेग से चल रहा है? अपवहन वेग bd से। और समय कितना लिया उसने? डेल टी। तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? bd और डेल टी के बराबर। जो ये दूरी आएगी, ये दूरी किसके बराबर आ जाएगी? bd और डेल टी के बराबर। तो दूरी कितनी हो जाएगी? bd और डेल टी। हाँ या ना? तो इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल टी समय में तय की गई दूरी कितनी निकल के आएगी? bd डेल टी के बराबर, राइट? अब जब ये दूरी थी तय कर रहे होंगे तो ये आयतन भी कवर कर रहे होंगे, ये आयतन भी कवर कर रहे होंगे, ये वाला ये आयतन भी घेर रहे होंगे। तो ये कितना आयतन घेर रहे हैं वो भी आप निकाल के रख लो, इन्होंने कितना आयतन कवर करा, है ना? bd और डेल टी दूरी के अनुसार इन्होंने कितना आयतन तय करा, सही है? तो अब निकालो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन,
एक किया गया आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? सिलेंडर है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया मैंने इसका? ए। और ऊंचाई, ऊंचाई ये वाली होगी बाबू, और ये किसके बराबर है? बी डी और डेल टी, बी डी और डेल टी के बराबर। यस या नो? तो तय किया गया आयतन कितना निकल के आ गया? ए बी डी और डेल टी। यस या नो? क्योंकि देखो सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना माना हमने? ए। तो इस पाई आर स्क्वायर के बराबर कितना हो गया? ए एच, यहां से यहां तक की कितनी दूरी है वो एच के बराबर होगी। एच कितना है? बी डी डेल टी, तो एच की वैल्यू कितनी? बी डी डेल टी। अब इस पूरे आयतन में, अब इस पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी उपस्थित है वो चेक कर लो। ए बी डी और डेल टी, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एकांक आयतन में कितनी मान किया आपने? एन, और आपको चाहिए ए बी डी डेल टी में, तो सिंपल सी बात है, इसकी एन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये सिंपल सी, अगर एक पेन की कीमत आपको पता है 1000 की चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें ए बी डी डेल टी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो हमने एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी माने की? एन। तो मुझे इतने में चाहिए, तो इसके एन से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। ये निकल जाएगा ए बी डी डेल टी इंटू में एन, एन यहां लिख लो, ठीक है? ए बी डी डेल टी एन, यानी इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने? एन है, राइट? अब हमें विद्युत धारा और प्रवाह वेग में संबंध बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां लगाओ विद्युत धारा की परिभाषा अनुसार, विद्युत धारा की परिभाषा अनुसार क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट? अब जब यहां से हमने धारा भेजी, धारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, किधर आती साथ ही, और क्या आती हो जाएगा? वो निगेटिव टर्मिनल की ओर, तो आवेश ही प्रभावित होगा। तो आवेश निकालने के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है? आवेश का क्वांटिमीकरण। कौन सा पढ़ रखा है? आवेश का क्वांटिमीकरण। क्या होता है? Q इक्वल टू एन। एन क्या होता है? चालक के अंदर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन क्या होता है? चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोले तो एन, और इनटू ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यही तो फार्मूला होता है, या शॉर्ट में लिख दो Q इक्वल टू एन। तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी निकाल लिया आपने? ए बी डी डेल टी एन, और एक इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? ई। तो यहां से हमें Q की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? यहां से अगर चेक करें, Q की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? आई इज इक्वल टू एन एन आपका ए बी डी डेल टी, यहां से आपका एन ई को साइड लिख लो, यहां लिख रहा मैंने ई को, एन ई ए बी डी डेल टी डिवाइड बाय समय कितना है? डेल टी। डेल टी से डेल टी कट
जाएगा, तो कितना निकल गया, आई इज इक्वल टू कितना निकल गया, NeABD। और ये होता है विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। ये होता है विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। यानी विद्युत धारा अपवहन वेग में संबंध आपका कितना निकल गया, I इज इक्वल टू NeABD, जहां I क्या है, इसमें विद्युत धारा है, N क्या है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसमें बीडी क्या है, ई क्या है, पहले ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें बीडी क्या है, अपवहन वेग, जिस गति से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये कहानी आपने पढ़ ली। अब सिंपल सी बात, एक चीज समझो, देखो सुनो, अब आप इसको रिवर्सिबल याद करो। देखो सुनो, हमने कैसे पढ़ा, हमें बताना था विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो हमारे पास फार्मूला था, यहां एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहां समझो, हमारे पास फार्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी, या Q अपॉन T कर सकते हैं, यस या नो। विद्युत धारा अपवहन वेग में संबंध बताना है, तो हमें यहां से Q निकालना था। तो Q निकालने के लिए मैंने फार्मूला लगाया Ne। N क्या होता है, चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने चालक के एकांक आयतन पर, जैसे ये चालक है, मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, जब अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट आएगा। सही है, तो चालक के एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मान ली थी मैं, N। तो जो ये चालक के अंदर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बस यही निकालना थोड़ा कठिन है, इतना कठिन भी नहीं है, आई बात समझ में। चलो, अब N कैसे निकालना, तो मैंने चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मान ली, N, राइट, यस या नो। अब ये बात देखनी है कि चालक कितना आयतन कवर कर रहे होंगे। तो यहां से यहां तक के आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, इतना आयतन कवर कर लिया इन्होंने। तो बेलन के लिए फार्मूला निकल जाए पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो कितना मान लिया था हमने, ए। परंतु एच, एच क्या होगा, यहां से यहां तक का, यानी यहां से यहां तक होगा, क्या होगा, डेल टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। अब दूरी का लिए फार्मूला हमने क्या लगाया, चाल इंटू समय। चाल कौन सी मान ली थी मैंने, अपवहन वेग की वीडी, और समय कितना हो गया था, डेल टी। तो यहां से निकल के आ गया था वीडी और डेल टी। फिर ये वैल्यू मैंने यहां पुट करी, तो क्यों निकल के आ गया, ए बी डी डेल टी। और पहले मैंने यहां टोटल एन निकाल लेते, एन से क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी, और इंटू में ई। और फिर ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, डेल टी से डेल टी क्या कर दिया था, काट दिया था, और ये वैल्यू निकल के आ गई। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, बस ये चीज समझना, ठीक है ना। चलो, कितना समझो, पहले यहाँ तक इसकी छोड़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आप हेडिंग लगाओ, अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब हेडिंग लगाओ, अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति।
ओम का नियम, अपवान वेग के आधार पर ओम का नियम किस तरीके से दिया जाता है। चलो मान लो आपके पास क्या एक चालक है, आपके पास एक चालक तार है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लो a, और इसकी लंबाई कितनी मान लो l है। और इसे मैंने एक बी वोल्ट की बैटरी से, यानी बी के सिरों पर, इस चालक के सिरों पर मैंने क्या लगा दिया, बी वोल्ट का विभवांतर लगा दिया। क्या लगा दिया, बी वोल्ट का विभवांतर। चलो जब चालक के सिरों पर बी वोल्ट का विभवांतर लगाया, मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो कितनी हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। और इनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो मान लेते हैं अपमान वेग है वीडी है, और जो इसका टोय है वो कितना मान लेते हैं, विसंति काल। क्या होता है वो, ये विसंति काल कितना टोय, कितना टोय, राइट। इस बात को पहले लिख लो फिर आगे बात करेंगे। माना एक चालक की लंबाई L वे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल A है। इस चालक के सिरों पर इस चालक के सिरों पर B वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। किया गया है। यदि इस चालक के अंदर प्रवाहित धारा I, यदि इस चालक के अंदर प्रवाहित धारा I वे अपवाहन वेग BD वेग BD और विश्रांति काल तो है। तो तब हमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, तब हमने पढ़ा है विद्युत धारा और अपवाहन वेग में संबंध। तब हमने पढ़ा है विद्युत धारा और अपवाहन वेग में संबंध। क्या निकल गया है, विद्युत धारा और अपवाहन वेग में संबंध, और अपवाहन वेग में संबंध। कितना निकल गया, I इजगल टू NEABD, यस या नो। लास्ट वीडियो में अपवाहन वेग के बारे में आपने चर्चा करी है कि अपवाहन वेग कितना होता है। अपवाहन वेग जो होता है VD इजगल टू कितना होता है, E कैपिटल E टॉय अपॉन M। कौन क्या है वो लास्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। BD वैल्यू यहां पुट करो तो I इजगल टू कितना निकल आएगा, NEA, BD वैल्यू पुट करो E कैपिटल E टॉय अपॉन M। यहां से E की मल्टीप्लाई कर दो, एन E की में करेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा,
ए टॉय, ई को साइड लिख लो, अपॉन एम। आपको चैप्टर नंबर सेकंड में आपको एक चीज पढ़ा रखी है, विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध, सॉरी विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या होता है। जैसे कोई चालक है, जो कोई चालक तार है, कोई चालक तार पे आपने 20 वोल्ट की वेटें लगा रखी है मेरे प्यारे बच्चों। इस चालक तार पे आपने 20 वोल्ट की वेटें लगा रखी है। इस चालक की लंबाई कितनी मान ली मैंने, एल, और विभवांतर कितना मान लिया, बी। तो जो वहां से फार्मूला कौन सा निकल के आता था मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, याद करो। तो E ऐसा का ऐसे ही माइनस, या विभवांतर कितना लिख रखा है मैंने, B, और dr क्या है, दूरी, लंबाई कितनी है इसकी, L। अगर मैं यहां से ओनली परिमाण लिखूं, अगर मैं परिमाण लूं, मतलब E का मोड़ लूं, तो परिमाण कितना निकल के आएगा, B अपॉन L, है ना। तो यहां से E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, B अपॉन L, ये साइड में लिख लेना। I इक्वल टू कितना निकल के आएगा, N E स्क्वायर A टॉय, E की वैल्यू कितनी आ गई, B अपॉन ML, यस या नो। यहां से B की वैल्यू अलग निकाल लो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो B इक्वल टू कितना आएगा, ML N E स्क्वायर A टॉय और इनटू में I। अब ये चीज समझो कि M क्या है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L क्या है, चालक की लंबाई है, N चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, A इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला, और टॉय आपको पता है, टॉय क्या है, विसंति काल। ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता है। आपको नहीं लगता कि ये चालक के लिए एक नियतांक कर रहे हैं, ये चालक के लिए किसका काम करते हैं, ये है चालक के लिए एक नियतांक है, कौन, ये, हाँ। और इसी नियतांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो यहां से V इक्वल टू कितना निकल के आ गया, I R I, या और करके लिख लो, V इक्वल टू कितना आ गया, I R, ये निकल के आ गया ओम का नियम। अब R क्या है, चालक का प्रतिरोध, और प्रतिरोध कौन है, M L, ये R किसके बराबर है, साइड में लिख लो, ये R जो किसके बराबर है, ये R है आपके M L अपॉन N E स्क्वायर A टॉय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में समझेंगे, ये प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, राइट। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।